Morning everyone. So today in this video we are going to uh, revise chapter number 1 of class 10 political science and chapter number 2 of political science. दोनों अच्छी तरह से पढ़ाऊंगी, बस यू जस्ट हैव टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. ऑलरेडी मैंने इसके नोट्स अपलोड कर दिए, तो नोट्स की टेंशन बिल्कुल मत करना. डिस्क्रिप्शन में भी दोनों चैप्टर के शॉर्ट नोट्स डाल दिए हैं. लॉन्ग नोट्स अलग होते हैं, मेरे शॉर्ट नोट्स अलग होते हैं. अगर आपको लॉन्ग नोट्स चाहिए सिर्फ आपको कमेंट करना है, और शॉर्ट नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं. ठीक है, तो चैप्टर 1 के शॉर्ट नोट्स हैं. स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से. सो चैप्टर 1 का नाम क्या है? पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग क्या होता है? जब हम पावर को शेयर करते हैं, जब हम पावर को डिवाइड करते हैं, सो दैट ऑल दी अरेंजमेंट्स कैन बी रन ईजली. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो पाए. सो इधर हम दो कंट्रीज़ की बात करेंगे. एक हम करेंगे बेल्जियम की बात और एक हम करेंगे श्रीलंका की बात. दोनों अलग अलग केस स्टडी है. कैसे एक ने यूनिटरी गवर्नमेंट अपनाई, कैसे एक ने फेडरल गवर्नमेंट अप्लाई, और क्या क्या रिजल्ट्स निकले, क्या क्या उनके प्रोन्स है, क्या क्या कौन से, बस हम पढ़ेंगे. तो बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है. इतना छोटा है कि हरियाणा जो कि हमारी एक स्टेट है, हरियाणा हमारी जो कि स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ है, और बेल्जियम जो कि एक कंट्री है यूरोप की, वो उसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से कम है, मतलब एक स्टेट से भी ज़्यादा कम है. और वो अपने 4 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करती है, फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड एंड जर्मनी. ये 4 देश हैं जिसकी पॉपुलेशन कितनी है? 1 करोड़ से थोड़ी सी 1 करोड़ जितनी है या थोड़ी सी ज़्यादा है ना. अब हम पढ़ेंगे बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन, कैसे लोग रहते हैं उधर. तो 100% में से देखिए तो 59% जो लोग होते हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच बोलते हैं, और वो क्या बोलते हैं? मेजॉरिटी है. और 40% वैलोनिया रीजन में रहते हैं जो कि हमारे फ्रेंच बोलते हैं और वो माइनॉरिटी है, और बाकी का 1% बहुत स्मॉल माइनॉरिटी है. ठीक है, ये हमारी थी बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन. अब किसी भी कंट्री की कैपिटल भी होती है. तो जो हमारे बेल्जियम है उसकी जो कंट्री बेल्जियम है जो कंट्री है उसकी कैपिटल ब्रुसेल्स है, जहाँ पर ठीक इसका उल्टा है. इधर मेजॉरिटी डच थी और माइनॉरिटी फ्रेंच थी. इधर ठीक इसका उल्टा है, दैट जो हमारी मेजॉरिटी है वो फ्रेंच है जो कि 80% है, एंड माइनॉरिटी डच है जो कि 20% है. तो प्रॉब्लम क्या है? दैट पूरी कंट्री में जो डच मेजॉरिटी है लेकिन ब्रुसेल्स में जो फ्रेंच है वो मेजॉरिटी है. तो बेल्जियम में कॉन्फ्लिक्ट आ गया क्योंकि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो थे दे वर वेरी रिच एंड पावरफुल. तो जहाँ पर वो माइनॉरिटी थे वहाँ तो वो रिच एंड पावरफुल थे ही. डच सोचते थे भैया डच मेजॉरिटी, लेकिन वो इतना कंट्रोल नहीं जमा पा रहे जितना फ्रेंच माइनॉरिटी होकर जमा रहे. लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी ब्रुसेल्स में, क्योंकि उधर फ्रेंच मेजॉरिटी भी थी, रिच भी थे और पावरफुल भी थे. और डच स्पीकिंग पीपल को लगता था दैट उन्हें डेवलपमेंट बहुत बाद में मिल रही है, उन्हें इग्नोर्ड फील होने लगा, और उन्हें ऐसा फील होने लग गया दैट वो अनफेयरली ट्रीट हो रहे हैं, जिससे दोनों ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए, टेंशन हो गई, और ये ब्रुसेल्स में सबसे ज़्यादा ख़राब थी. ठीक है, बेल्जियम का हमने पढ़ा दैट जहाँ पर 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहकर डच बोलते थे, 40% लोग वेलोनिया रीजन में रह के क्या बोलते थे? फ्रेंच बोलते थे, और 1% माइनॉरिटी थी. ठीक है, एंड कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में ठीक इसका उल्टा है, 80% स्पीक फ्रेंच एंड 20% स्पीक डच. अब हम बात करेंगे दूसरी कंट्री के, दैट इज श्रीलंका, जो कि एक आइलैंड कंट्री है तमिलनाडु के पास, जिसकी पॉपुलेशन हरियाणा की पॉपुलेशन से डबल है, दैट इज़ 2 करोड़. अब इधर का इतने ग्रुप क्या है? दैट 74% हमारे सिनाला स्पीकर्स है जो सिनाला लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि मेजॉरिटी है, और 18% लोग तमिल स्पीकर हैं ना. तमिल लैंग्वेज में भी डिवीजन है, सब ग्रुप्स हैं, जिनमें से 13% जो लोग हैं वो श्रीलंकन तमिल से. श्रीलंकन तमिल्स कौन होते हैं? जो कि शुरू से ही तमिलनाडु में रहते हैं, जो नेटिव्स है उधर के ही रहने वाले हैं. बाकी का 5% है इंडियन तमिल्स. मैंने आपको चैप्टर 2 में बताया था हिस्ट्री के कि कैसे जो ब्रिटिश प्लांटेशन सिस्टम फॉलो करते थे उसमें वो लोगों को भेजते थे प्लांटेशन में, और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए दिए जाते थे. वो अपनी फैमिली से मिल नहीं सकते, वो नहीं कर सकते, और डिफरेंट जगह भेजा जाता था. तो इंडियन तमिल्स वो थे जिनके जो पूर्वज थे वो इंडिया में आए थे एज प्लांटेशन वर्कर्स, जो इंडिया से श्रीलंका आए थे. ठीक है, अब सिन्हाला जो है बुद्धिस्ट रिलीजन फॉलो करते थे, बुद्धिज़्म. जो तमिल्स थे वो हिंदूज़ और मुस्लिम्स थे, वो दोनों थे, और बाकी का 7% क्रिश्चियन, वो तमिल एंड सिन्हाला लैंग्वेज बोलता था ना. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मेजोरिटेरियनिज्म. ये टर्म यूज़ होता है जब मेजॉरिटी अपनी पावर को यूज़ करके माइनॉरिटीज़ को डोमिनेट करती है, माइनॉरिटीज़ को राइट नहीं देती है. तो ये मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी आई हमारी श्रीलंका में.
श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई 1948 में, लेकिन और वो मतलब वो ब्रिटिश रूल से फ्री हो गई थी 1948 में। अब जब वो फ्री हो गई तो अब मेजॉरिटी रूल करेगी, तो सिन्हाला लीडर्स को चाहिए था अपना रूल डोमिनेंस चाहिए थी, वो मेजॉरिटी में थे, दैट वाज 74%। एंड गवर्नमेंट जो है वो भी डिसीजन बनाती थी सिर्फ सिन्हाला पीपल के फेवर में, उनको ही सपोर्ट करती थी, जिससे तमिल्स को भी इग्नोर फील होने लग गया। तो फिर आया 1956 एक्ट। 1956 एक्ट में सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। तो तमिल की लैंग्वेज तो इग्नोर्ड हो गई ना कम्प्लीटली। वो गवर्नमेंट जॉब्स में से पॉलिसीज़ फॉलो करते थे जो कि सिर्फ सिन्हालास को प्रेफर करती थी। तो और तमिल को ईजिली गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल सकती थी या वो एडमिनिस्ट्रेशन में इक्वली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। कॉन्स्टिट्यूशन कहता था दैट प्रमोट करो बुद्धिज़्म को, मतलब जो बाकी का माइनॉरिटी रिलीजन है क्रिश्चियनिज्म वो कहाँ गया, सिर्फ बुद्धिज़्म को करो। एंड जिससे तमिल्स को लगने लगा था इग्नोर फील होने लग गया, उन्हें लगने लग गया था गवर्नमेंट न्यूट्रल नहीं है, वो सिर्फ एक पार्टी को सपोर्ट करती है। फिर आया एलिनेशन। एलिनेशन होता है बेसिकली एक ऐसी फीलिंग जहाँ पर आप इग्नोर्ड या आइसोलेटेड फील करते हो। सो तमिल्स को लगने लगा दैट भाई उनकी लैंग्वेज इग्नोर हो रही है, उनका कल्चर डिसरेस्पेक्ट हो रहा है, उनको प्रॉपर राइट्स नहीं मिल रहे, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन में वो कोई गवर्नमेंट नहीं बना सकते, उनको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही उनकी अनफेयर पॉलिसीज़ की वजह से, ठीक है। एंड रिलेशंस जो है टाइम के साथ और भी ज़्यादा ख़राब हो गए। तो तमिल लोगों ने डिमांड की कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो, जैसे हमने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया तमिल को भी बनाओ। रीजनल ऑटोनॉमी कि कुछ एरियाज़ में उन्हें भी तो सेल्फ रूल मिलना चाहिए, उन्हें तो बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन करने की आज़ादी ही नहीं है। नेक्स्ट जॉब्स और एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ रखो, ये जो हमने प्रेफरेंशियल जॉब रखी है इसे हटाओ। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ किसको फेवर करती है, सिन्हाला इसको फेवर करती है। एंड गवर्नमेंट जब इन डिमांड्स को बार बार रिजेक्ट करती गई तो 1980s तक आते आते इतना कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया, इतने तमिल गुस्सा हो गए दैट अब वो डिमांड करने लगे तमिल इलाम, दैट इज़ सेपरेट कंट्री श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में। तो अब जब गवर्नमेंट ने उनकी बात नहीं मानी तो कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी वायलेंट हो गया, जिससे सिविल वॉर आ गई। एंड सिविल वॉर के इफेक्ट्स क्या है दैट सबसे पहला क्या होता है, अगर कोई भी वॉर होती है क्या होता है, लोग मारे जाते हैं, लोग कंट्री छोड़ के जाते हैं, दैट इज़ रेफ्यूजीज, कई सारे अपने घर खो देते हैं, अपना लाइवलीहुड खो देते हैं। एंड इकोनॉमी को, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को डैमेज होता है, कल्चर को डैमेज होता है। एंड सिविल वॉर हमारी 2009 में एंड हुई, ठीक है। तो ये हमारी श्रीलंका की थी, जिसमें क्या आता था 74% मेजॉरिटी थे सिन्हाला की, 7% हमारे क्रिश्चियंस थे और 18% जो थे वो क्या थे, तमिल थे, ठीक है। और मोस्टली बुद्धिज़्म को प्रमोट किया जाता था। एंड जो सिन्हाला लीडर्स थे जब वो डोमिनेंस दिखाने लग गए तो 1956 का एक्ट है जहाँ पर वो उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1956 एक्ट के रूल्स क्या थे या क्या क्या प्रोविजंस थे, तो ये आपको लर्न करना है कि कौन कौन से प्रोविजंस आए थे या तमिल्स ने क्या डिमांड किया था, ठीक है। तो क्या प्रोविजंस थे दैट जो सिन्हाला थी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया उसे, और प्रेफरेंशियल वो मिलने लग गई उन्हें, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ दी जाती थी उन्हें। एंड क्या होता था दैट कॉन्स्टिट्यूशन बुद्धिज़्म को फॉस्टर करने के लिए कहता था। और तमिल्स ने क्या डिमांड किया दैट जो तमिल लैंग्वेज है उनको एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, रीजनल ऑटोनॉमी होनी चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जॉब्स एजुकेशन में, ठीक है। और एक तमिल इलाम जो कि एक सेपरेट स्टेट था। और ये सिविल वॉर कब एंड हुई, 2009 में ही एंड हुई। तो क्या ये हमने बेल्जियम की स्टोरी पढ़ी श्रीलंका की ना, कैसे डील किया भी हमने पढ़ा लोगों के बारे में, कंट्री के बारे में, लेकिन हाउ गवर्नमेंट डील विद इट, कैसे गवर्नमेंट ने साथ डील किया वो हम पढ़ेंगे। तो बेल्जियम में क्या क्या चेंज है वो पढ़ेंगे। तो बेल्जियम ने इतनी समझदारी से काम किया दैट उसने किसी भी मेजॉरिटी को डोमिनेट नहीं करने दिया, इंस्टेड वो पावर शेयरिंग का रास्ता अपनाती है कि हम पावर शेयरिंग करेंगे एंड मेजॉरिटी को नहीं डोमिनेट करने देंगे माइनॉरिटी के ऊपर। तो बेल्जियन लीडर्स एक डिफरेंट और एक मुश्किल पाथ लेते हैं और वो समझ जाते हैं दैट हमारी कंट्री में डाइवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा है, कल्चर डाइवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसे बहुत समझदारी से डील करें। तो 1970s और 1993 के बीच जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था बेल्जियम का वो 4 बार चेंज करा, अमेंडेड मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है, चेंजेस होता है, वो 4 बार चेंज किया गया जिससे इम्प्रूव हो सके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और देश अच्छी तरह चल सके। तो इनोवेटिव अरेंजमेंट आई ना, क्या क्या एलिमेंट्स थे बेल्जियम मॉडल के, क्या क्या हमारी एकोमोडेशंस आई।
तो सबसे पहले इक्वल मिनिस्टर्स रूल, जितने डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे उतने ही फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे। एंड अगर कोई भी स्पेशल लॉ या इम्पॉर्टेंट लॉ पास होएगा तो उसे किसकी मेजॉरिटी चाहिए, बोथ दी कम्युनिटीज़ की चाहिए। कोई भी डिसीजन कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी यूनिलैटरली नहीं ले सकती है। नेक्स्ट है पावर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। तो अब कुछ ऐसी पावर्स थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है इट इज़ नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो कुछ ऐसी पावर्स भी दी गई जो कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास है और वो आंसरेबल नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट को। नेक्स्ट, ब्रुसेल्स में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन है कम्युनिटीज़ का। अगर हम बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम में जो मेजॉरिटी थी वो थी डच लोगों की, बट स्टिल डच पीपल ने कॉम्प्रोमाइज़ किया और वो इक्वल मिनिस्टर्स का लॉ लागू करते हैं। ठीक है, सिमिलरली ब्रुसेल्स में जो हमारी मेजॉरिटी थी वो थी फ्रेंच की, बट स्टिल दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और इधर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन का सीन चलता है। ठीक है, फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट, तो लैंग्वेज के बेस पे पीपल जो है दे वोट फॉर देयर लैंग्वेज ग्रुप लीडर्स। मतलब अगर कोई सिन्हाला लैंग्वेज बोलता है उसके लिए एक सिन्हाला कम्युनिटी गवर्नमेंट है, अगर कोई तमिल बोलता है उसके लिए तमिल कम्युनिटी गवर्नमेंट है। तो लैंग्वेज के बेस पे पीपल वोट करते थे अपने लैंग्वेज ग्रुप लीडर्स को, जिससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, सिविल वॉर नहीं हुई, डिवीजन नहीं हुआ कंट्री का, जैसे तमिल लोग डिमांड कर रहे थे। और यूरोप और वो जो बेल्जियम था वो इतना बेस्ट मॉडल बन गया है डेमोक्रेसी का दैट यूरोपियन यूनियन ने ब्रुसेल्स को चूज़ किया एज इट्स हेडक्वार्टर्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई दैट कैसे बेल्जियम ने डील किया सबसे, और क्या क्या प्रोविजंस थे दैट इक्वल मिनिस्टर्स आए, उसमें पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दोनों कम्युनिटीज़ का, और एक नई तरह की गवर्नमेंट आई कम्युनिटी गवर्नमेंट, एक थर्ड तरह की गवर्नमेंट है दैट इज़ कम्युनिटी गवर्नमेंट। ना अब हम पढ़ेंगे दैट पावर शेयरिंग नेसेसरी क्यों है, वाई इट इज़ डिज़ायरेबल। ठीक है, तो इसके दो रीज़न दे रखे हैं, प्रूडेंशियल रीज़न, मॉरल रीज़न। प्रूडेंशियल रीज़न होते हैं जो लॉजिकल रीज़न है, अगर आप प्रैक्टिकली सोचें तो क्या होएगा, और मॉरल रीज़न होते हैं एथिकल रीज़न जो मेजर सोसाइटी के लिए है। तो प्रूडेंशियल में क्या कहा गया है दैट बच्चे इससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। अगर आप देखो पावर शेयरिंग, तो पावर शेयरिंग से कॉन्फ्लिक्ट ही रुकम, स्टेबिलिटी मेंटेन रही, स्टेबल है हमारी कंट्री, और अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो वायलेंस तो वैसे ही नहीं होगा, तो इट ऑल्सो प्रिवेंटेड दी वायलेंस। एंड मेजॉरिटी रूल हमारा इट मे लुक गुड इज शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट रन में हो सकता है अच्छा लगे, इनफैक्ट ठीक चल जाता है, लेकिन लॉन्ग रन में अगर हम बात करें, कंट्री को चलाने की बात करें तो वो अच्छा नहीं है, इससे सिर्फ कंट्री की यूनिटी ही डिस्ट्रॉय होएगी। ठीक है, मॉरल रीज़न की बात करें तो बेसिकली डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, पावर शेयरिंग। सो पावर शेयरिंग स्पिरिट है डेमोक्रेसी का कि पावर शेयर होनी चाहिए। नेक्स्ट, लोगों के पास राइट है कि लोग जाने कि कैसे वो गवर्न होंगे, गवर्नमेंट उन्हें कैसे गवर्न करेगी। सो पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। एंड नेक्स्ट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट, कि कोई भी अच्छी गवर्नमेंट होगी वो लोगों को पार्टिसिपेट करने देगी, वो उनका जो शेयर है पावर शेयरिंग उसे नहीं काटेगी। अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कैसे पावर शेयरिंग को फॉर्म किया जाता है। तो हमारी 4 टाइप है। सबसे पहला आ जाता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जिसमें हमारा होता है लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब आप देखो, लेजिस्लेटर होते हैं जो लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव होते हैं जो लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूट करता है, और जुडिशरी होता है जो इंटरप्रेट करता है। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो जुडिशरी सॉल्व करता है। तो अब आप देखो, हम इन्हें हम सेम लेवल पे रखते हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास सेम पावर है, सेम पावर है, कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता, किसी को भी अनलिमिटेड पावर नहीं मिलती है। हर एक ऑर्गन एक दूसरे पर चेक रखता है, कोई भी ऑर्गन एक दूसरे से बड़ा नहीं होता, किसी को भी अनलिमिटेड पावर नहीं मिलती, जिससे पावर बैलेंस रहती है, किसी एक के पास ज़्यादा नहीं मिलती। एंड जब पावर बैलेंस रहती है तो इस सिस्टम को हम कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। फिर है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसमें ऐसे चलता है, ठीक है, ऊपर से नीचे चलता है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके पास ज़्यादा पावर है, स्टेट गवर्नमेंट जिसके पास थोड़ी सी कम पावर है, लोकल गवर्नमेंट जिसके पास एकदम कम पावर है। ठीक है, तो ये मॉडल फेडरल स्ट्रक्चर भी होता है, जो कि हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। एंड ये हमारी कंट्री जैसे बेल्जियम, इंडिया भी फॉलो करती है। तो पावर शेयरिंग का मतलब होता है जब हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दैट कोई भी ग्रुप डोमिनेट नहीं करता और ज़्यादा पावरफुल नहीं बनता। तो एक हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और एक हमारा हो गया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। नाउ अमंग सोशल ग्रुप्स, तो पावर को शेयर किया जाता है डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में। फॉर एग्जांपल, बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट आई तो पावर को शेयर किया जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी। सिमिलरली डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में पावर को शेयर किया जाता है, जैसे इंडिया में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी एग्जाम्पल है।
उसके बाद लास्ट आ जाते हैं अमंग पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड प्रेशर ग्रुप्स, कि ऐसे हम इसके बीच में करते हैं। तो कई सारी ऐसी पार्टीज़ है जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं ना। ऐसा तो है नहीं ना कि हर पार्टी जीतेगी, उन सब में से एक पार्टी जीतती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कई सारे बच्चे फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास के 5 टॉपर हैं, तो ऐसा होता है दैट कोई भी बच्चा है उनमें से फर्स्ट तो एक ही आएगा ना। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हाँ 1 मार्क्स आ जाते हैं किसी के ज़्यादा, बट अगर हम जनरली देखें तो फर्स्ट तो एक ही बच्चा आएगा ना। सिमिलरली इलेक्शंस में मेजॉरिटी तो एक ही बंदे को मिलेगी ना, एक ही पार्टी को मिलेगी ना। लेकिन जब ऐसी पार्टी होती है जब किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट कर लेते हैं हम एग्ज़ाम्पल को, दैट अगर 272 सीट्स रिक्वायर है, ये लेट कर रही हूँ मैं सिर्फ, टू विन द इलेक्शन। एक पार्टी को मिली 76, एक को 78, एक को 100। तो ये क्या करेंगे, सारी पार्टी मिलकर एक मेजर अलायंस बना लेगी, एक मेजर पार्टी बना लेगी और रूल करेगी, जिससे ना एक के हाथ में पार्टी नहीं रहेगी। बिकॉज कोई भी एक इंसान डिसीज़न नहीं ले सकता है, पूरी पार्टी मिलकर डिसीज़न लेती है, और इसको हम कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। जब किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती तो कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है। इसके बाद है प्रेशर ग्रुप, जो गवर्नमेंट के डिसीज़न को इन्फ्लुएंस करवाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कई सारे टीचर्स हैं, उनका एक ग्रुप बन जाएगा, इधर भी इधर भी इधर भी, और उनको गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी अच्छी नहीं लग रही है, तो वो गवर्नमेंट पे प्रेशर डालेगी कि तुम इस डिसीज़न को चेंज करो। ठीक है, तो क्यों पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल, प्रूडेंशियल मॉरल रीज़न पढ़ा। क्या क्या फॉर्म्स है, हॉरिजॉन्टल जिसमें लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी होते हैं, वर्टिकल जिसमें सेंट्रल स्टेट लोकल होता है, अमंग सोशल ग्रुप जैसे इंडिया में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज या बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट, एंड नेक्स्ट पॉलिटिकल ग्रुप्स या प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा ये वाला चैप्टर। अब हम पढ़ेंगे चिल्ड्रन पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2, दैट इज़ फेडरलिज्म। सो ये हमारा फेडरलिज्म। नाउ ऑल्दो पावर शेयरिंग बहुत छोटा सा चैप्टर था, बट स्टिल उसके नोट्स कुछ 5 पेजेस के बने, एंड विच आई फील जो अच्छे हैं, जो क्योंकि मैंने सब कवर भी किया है। लेकिन फेडरलिज्म एनसीईआरटी से थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बट स्टिल आप देखो मैंने 4 पेज में कवर किया एंड इंक्लूड सब किया है। सो लेट अस स्टार्ट। सो फेडरलिज्म का चैप्टर का मतलब समझ लेते हैं। तो एक ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट का जहाँ पर किसी भी कंट्री के 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होते हैं, 2 और मोर लेवल्स होते हैं, उसे हम कहते हैं फेडरलिज्म। जहाँ पर पावर बच्चा शेयर होती है एक सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में और उसकी वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं, उसको हम कहते हैं फेडरलिज्म। तो यूजुअली फेडरल स्ट्रक्चर में 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जो कि होता है गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री के लिए होते हैं, जो बेसिकली नेशनल इंटरेस्ट पे काम करता है, एंड नेक्स्ट होता है गवर्नमेंट जो स्टेट्स के लेवल पे होता है, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी चलते हैं, जैसे इंडियम, बेल्जियम, एंड क्यों चलते हैं वो भी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, एट द एंड ऑफ चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन बस अभी तभी ध्यान रखो दैट फेडरल स्ट्रक्चर की 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब हो सकते हैं हमारे 3 भी, बट मेजरली हमारे 2 होते हैं। ठीक है, नाउ क्या क्या फीचर्स हैं हमारे फेडरलिज्म के, दैट उसके 2 या 2 से ज़्यादा टीयर्स होते हैं गवर्नमेंट की, जो कि डिफाइन में ही है। नेक्स्ट जो डिफरेंट टीयर्स होते हैं वो सेम सिटीज़न को गवर्न करते हैं, लेकिन उनकी अपनी अपनी जरिस्डिक्शन होती है। जरिस्डिक्शन होता है एक ऐसा एरिया जिसके ऊपर किसी की लीगल अथॉरिटी हो। तो डिफरेंट टीयर्स, चाहे वो सेंट्रल के चाहे वो हो स्टेट के, वो सेम सिटीजन्स को गवर्न करते हैं, लेकिन सबके पास अपनी अपनी पावर होती है, अथॉरिटी होती है। एंड ये जो अथॉरिटी होती है हर एक टीयर की, ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड है। ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि किस लेवल की क्या अथॉरिटी है। ठीक है, एंड जो फंडामेंटल प्रोविजंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है, दे कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज। उन्हें कोई भी एक लेवल चेंज नहीं कर सकता है, मतलब कोई भी लेवल हो गवर्नमेंट का, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो, वो किसी भी फंडामेंटल प्रोविज़न को अकेले नहीं चेंज कर सकता। और अगर करेगा भी तो उसे एटलीस्ट जो दोनों हाउसेज है, लोकसभा और राज्यसभा, उनमें से 2/3 ऑफ मेजॉरिटी चाहिए। स्टेट लेजिस्लेटिव एमपीज़ और एमएलएस, उनकी भी सलाह चाहिए। तो ऐसे कोई भी जो फंडामेंटल प्रोविज़न है वो चेंज नहीं कर सकता एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट कोर्ट्स के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की। एंड अगर फॉर एग्जाम्पल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, चाहे वो स्टेट या सेंट्रल हो या कोई भी 2 सिटीज़न हो
या स्टेट और सिटीज़न के बीच में हो तो उससे कौन डील करता है बच्चा? जुडिशरी डील करती है। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, हर एक लेवल के क्लियरली स्पेसिफाइड है कि रेवेन्यू के सोर्सेज स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के कहाँ से आएंगे, किसके पास जाएंगे, तो ये ऑलरेडी मेंशन्ड है, जो कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को भी इंडिकेट करता है। एंड नेक्स्ट, उसके डुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला कंट्री में यूनिटी प्रमोट करना कि यूनिटी बनी रहे, और नेक्स्ट रीजनल एकोमोडेट करते हैं रीजनल डाइवर्सिटी के साथ। इतनी बड़ी डाइवर्सिटी रहती है उनको कंट्रोल करने के लिए भी चाहिए होता है हमें फेडरलिज्म। नेक्स्ट है रूट्स ऑफ फेडरेशन। फेडरल स्ट्रक्चर के 2 रूट्स होते हैं। सबसे पहला होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और एक होता है हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर नाम से ही समझ में आ रहा है जो एक साथ आ रही हैं। तो इसमें क्या होता है, कई सारी ऐसी इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती हैं जो कि एक साथ मिलकर क्या बनाती है, एक बिगर यूनिट बनाती हैं। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल है यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया। अब इसका एग्जांपल कैसे लेना होगा, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, यूएसए, यूसी यूएसए, एस स्विट्ज़रलैंड, ए से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फिर है होल्डिंग टुगेदर, जो एक साथ होल्ड करके चलती हैं। सो देयर इज़ ए लार्ज कंट्री, देयर इज़ ए बिगर यूनिट एंड वो अपनी जो पावर है उसे डिवाइड करती है स्टेट्स में, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स में या गवर्नमेंट में। फॉर एग्जांपल इसका है इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। इंडिया इतनी मल्टी डाइवर्स कंट्री है, मतलब लार्ज कंट्री जो कि स्टेट्स में डिवाइडेड है। तो इंडिया में भी ऐसा है ना फेडरल स्ट्रक्चर। सिमिलरली स्पेन में, बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट है। तो ये हमारा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। नाउ इंडिया को फेडरल कंट्री क्या बनाता है, हमने जो फीचर्स पढ़े अब उन प्रिंसिपल्स को हम अप्लाई करेंगे इंडिया पे और हम देखेंगे दैट क्या ये प्रिंसिपल्स इंडिया को एक फेडरल कंट्री बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। तो क्या जो हमारा इंडिया है उसके 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है? यस, ऑब्वियसली 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, तो वो एक फेडरल कंट्री है। तो हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उधर कुछ ऐसे फेडरल स्ट्रक्चर नहीं लिखा जाता, वो इंडिया को डिक्लेयर करता है यूनियन ऑफ स्टेट से मिलके बना हुआ है। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है, मतलब 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में बात करते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस की, वो सब्जेक्ट जो पूरी कंट्री नेशनल इंटरेस्ट के साथ डील करते हैं, जिस पे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बनाती है। स्टेट लिस्ट में जो स्टेट या लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट से डील करते हैं एंड विद स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बनाती है। कॉन्करेंट लिस्ट में जो कॉमन इंटरेस्ट होता है, जो दोनों किसके, लोकल के भी एंड हमारे मतलब सेंट्रल के भी, ठीक है। कोई इधर यूनियन और स्टेट कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूनियन गवर्नमेंट बनाया, जो यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाया वो ज़्यादा पावरफुल होगा। यूनियन लिस्ट के एग्जांपल में डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी हो गया। स्टेट में पुलिस, एग्रीकल्चर, कॉन्करेंट में एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि ऐसे लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि वो इतने सालों पहले बनाई गई थी दैट ये चीज़ें डेवलप भी नहीं हुई थी, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, IT टेक्नोलॉजिकली डेवलप भी नहीं हुई थी। तो वो हमारे आ जाते हैं रेसिडरी सब्जेक्ट्स में, जिस पे यूनियन गवर्नमेंट ही लॉज बनाती है। तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल पावर मिली हुई है उनके जोग्राफिकल कंडीशन की वजह से, जैसे असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिज़ोरम हो गया, नागालैंड हो गया। और इधर ऐसा है कि इधर ना ऑलरेडी बच्चा इतनी दिक्कत रहती है दैट लोगों के बीच झगड़े ना हो, इसलिए कोई भी लैंड जो इधर का परमानेंट रेसिडेंट नहीं है वो लैंड नहीं खरीद सकता, ठीक है। उनकी लैंड को कंजर्व करने के लिए लैंड कोई भी नहीं खरीद सकता उधर। अब हम पढ़ेंगे यूनियन टेरिटरीज। तो कुछ ऐसी स्टेट्स थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो इतनी छोटी थी कि हम उन्हें ना ही स्टेट्स बना सकते थे और वो इतनी मतलब वो थी मल्टी डाइवर्स की, ना ही हम उसे किसी भी स्टेट के साथ मर्ज कर सकते थे। तो उनको रखा गया यूनियन टेरिटरीज़ के साथ, नाम दे दिया गया यूनियन टेरिटरीज़। फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, लक्षद्वीप हो गया। एंड उनकी स्टेट्स से कम पावर होती है एंड उन्हें यूनियन गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कैसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस होता है इंडिया में। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है और फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है। तो हमने जैसे कि श्रीलंका की केस स्टडी में पढ़ा और जो हमने बेल्जियम की केस स्टडी पढ़ा। आपका क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है, आप आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में दैट कौन सी कंट्री ने ये सिस्टम फॉलो किया, कौन सी कंट्री ने फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो किया, कौन सी ने यूनिटरी। मैं समझा देती हूँ। तो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है जिसमें सिर्फ एक हेड होता है दैट इज सेंट्रल, या अगर हमारे सब यूनिट्स होती भी है तो वो बेसिकली सब यूनिट्स होती हैं, वो एकदम सबऑर्डिनेट होती है सेंट्रल को। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर्स पास कर सकती है लोकल को, और जो हमारी यूनिटरी गवर्नमेंट है
यूनिटरी गवर्नमेंट में स्टेट के पास पावर्स नहीं होती, या होती है तो वो पावर होती है जो सेंट्रल ने उसे दी है। फेडरल में 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी ऐसे ऑर्डर नहीं कर सकती स्टेट को करने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की पावर है जिसमें कई कई चीज़ों में वो आंसरेबल नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कैसे इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस होता है। तो सबसे पहले लिंग्विस्टिक स्टेट। अब क्या हुआ, कई सारी ऐसी ओल्ड स्टेट थी जिनकी बाउंड्रीज चेंज की गई, और कई सारी ऐसी नई स्टेट थी जो बनाई गई लैंग्वेज के बेस पे। लिंग्विस्टिक स्टेट क्या होता है, लैंग्वेज के बेस पे बनाई गई। एंड चिल्ड्रेन, अगर आप 1947 का मैप देखो और 2019 का मैप देखो तो आपको एक वास्ट डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि ओल्ड स्टेट्स चेंज हुई, नई स्टेट्स बनी, तो इसके लिए आपको वास्ट डिफरेंस दिखेगा। बेसिकली पर्पस क्या होता है, जो लोग सेम लैंग्वेज बोलते हो वो एक साथ रहें, जिससे कंट्री बहुत ज़्यादा यूनाइटेड होगी और एडमिनिस्ट्रेशन ईजी होगी। ठीक है, इवन लैंग्वेज के बेस पे ही नहीं, कल्चर के बेस पे, एथनिसिटी के बेस पे भी उन्हें डिवाइड करा गया, उनका डिवीजन किया गया। तो पहले जब ये डिमांड रखी गवर्नमेंट के सामने तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया। इवन लीडर्स को भी लगा दैट इससे हमारी कंट्री की डिसइंटीग्रेशन होगी, हमारी जो कंट्री है उस पर दिक्कत आएगी, डिवीज़न हो जाएगा पावर का, जैसे पाकिस्तान और इंडिया में हुआ था हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच का। तो उन्हें भी ऐसे लग रहा था दैट क्या होएगा, दैट पावर का डिवीज़न हो जाएगा। तो इसलिए बहुत बार डिमांड करने तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसको रेसिस्ट करती रही, इसको मना करती रही। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया तो बच्चे इससे ना एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हुई। जब देखा इसके आउटकम्स तो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हुई, इवन कंट्री को गवर्न करना ईजी हो गया। इससे ना लोगों के बीच में यूनाइटेड भावना और जगी। तो बेसिकली लिंग्विस्टिक स्टेट्स का एक्सपेरिमेंट हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था जो कि हमारा सक्सेसफुल रहा। दूसरा था लैंग्वेज पॉलिसी। तो हमारे कंट्री की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं करता है। हमारे कंट्री की सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है, और ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, कि 40% जो लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, वो मदर टंग है 40% लोगों की। तो अब स्केड्यूल लैंग्वेज है 21, हिंदी को इंक्लूड करके वो 22 हो जाती है। एंड इतनी सारी लैंग्वेज है, अपनी अपनी स्टेट की खुद की लैंग्वेज है, आंध्र प्रदेश की तेलुगु हो गई, तो उनको सेव करने के लिए उन लैंग्वेज को, जैसे उन्हें वो अलग फील ना हो, उन्हें एलिनेशन फील ना हो, एलाइनेटेड फील ना हो, तो इसलिए जो वो है बच्चे वो किसी भी लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। इन 22 लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज में एग्ज़ाम वो दे सकते हैं। एंड स्टेट्स की भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है जिसमें वो अपना गवर्नमेंट वर्क करते हैं। तो इनमें सारी लैंग्वेज जो है आ जाती है, और किसी भी हमारी स्टेट की, हमारी कंट्री की एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अब हम पढ़ेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन। तो देखो स्टार्टिंग की बात करें ना, जब इंडिपेंडेंस हुई थी और 1951 से लेकर 15 तक इलेक्शन हुए थे, तो सेम ही पार्टी रूल करती थी सेंटर और स्टेट लेवल पे, दैट वाज कांग्रेस। ठीक है, जिससे स्टेट जो राइट थे वो इग्नोर हो रहे थे। फिर 1990 में, और ना इससे कई सारी प्रॉब्लम्स होती थी, जैसे जो सेंटर है वो अब उसकी फॉर एग्जांपल सेंटर में रूल कर रही है ए पार्टी, कई सारी स्टेट्स होती है, स्टेट्स में अलग अलग पार्टी होती है। तो फॉर एग्जांपल इस सी स्टेट में भी रूल कर रही है ए पार्टी, है ना। तो ये क्या करती थी, इससे ज़्यादा फंड दे देती थी करने के लिए, अपनी पावर ज़्यादा कर रही थी, इंटरफेयर ज़्यादा करती थी, तो इसके वजह से दिक्कत आने लग गई। अब 1990 में भी हुए इलेक्शंस, लेकिन जब किसी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली तो कई सारी पार्टीज़ ने मिलकर एक सिंगल पार्टी बनाई जिसका नाम रखा कोalition गवर्नमेंट। ये हमारी कोalition गवर्नमेंट होती है जब व्हेन नो सिंगल पार्टी गेट्स मेजॉरिटी, हमारी कोalition गवर्नमेंट होती है। मैंने अभी आपको चैप्टर 1 में भी समझाई थी। तो राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हुआ, और इसका आउटकम हुआ दैट पावर शेयरिंग का एक नया कॉन्सेप्ट निकला, एक नया कल्चर निकला, एंड रिस्पेक्ट फॉर स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनॉमी, और स्टेट गवर्नमेंट की पावर को रिस्पेक्ट करने के लिए भी एक अच्छा रास्ता निकला। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपना जो चैप्टर्स के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन होता है जब पावर एक बड़े हेड से, सेंट्रल या स्टेट से सीधा लोकल गवर्नमेंट के पास चली जाती है, उसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब 1992 का अमेंडमेंट एक्ट पढ़ते हैं, उसने क्या क्या चेंजेस दी। ठीक है, सबसे पहला लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ पे रेगुलर इलेक्शंस होंगे, क्योंकि पहले लोकल लेवल पे इलेक्शंस नहीं होते थे, लेकिन अब रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए। 1/3 ऑफ द सीट्स, रिजर्वेशन का है दैट 1/3 ऑफ द सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व्ड होनी चाहिए, एंड रिजर्वेशन एसटीज़ के लिए, ओबीसीज़ के लिए भी होना चाहिए, सो दैट उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो पाए। नेक्स्ट, हर एक स्टेट में एक सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन बनेगी, अलग अलग बनेगी हर एक स्टेट की, जो कि क्या प्रमोट करती है, जो कि
इस चीज़ का ध्यान रखिए कि दैट पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, एंड स्टेट गवर्नमेंट को कुछ अपना पावर, कुछ अपना रेवेन्यू शेयर करना है लोकल गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर। तो हमारी लोकल गवर्नमेंट दो होती है, एक हमारी होती है रूरल लेवल पे, एक होती है हमारी अर्बन लेवल पे। रूरल लेवल की लोकल गवर्नमेंट को हम पंचायती राज कहते हैं, जहाँ पर एक ग्राम पंचायत होती है एंड कई सारे विलेज के मेंबर्स मिलके ग्राम पंचायत बनाते हैं। जो उसके मेंबर्स होते हैं वो पंच होते हैं और उसका हेड सरपंच कहलाता है। एंड ये बेसिकली डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो कि सुपरवाइज की जाती है बाय ग्राम सभा। मतलब ग्राम सभा ही ध्यान रखती है कि क्या ये तमीज़ से अच्छी तरह वर्क कर रही है नहीं कर रही है। फिर आ जाते हैं हमारा पंचायत समिति। तो जब कई सारी ग्राम सभा मिल जाती है, ग्राम पंचायत मिल जाती है, मतलब या तो एक विलेज की ग्राम पंचायत या ऐसा होता है कई सारे छोटे छोटे विलेज होते हैं उनको मिलके एक ही ग्राम पंचायत बन जाती है। तो कई सारी ग्राम पंचायत मिलके पंचायत समिति बनाती है जिसे हम मंडल, ब्लॉक ये सब को कहते हैं। एंड इसके जो मेंबर्स होते हैं वो मतलब मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं, पंचायत मेंबर्स करते हैं उन्हें इलेक्ट। फिर आ जाते हैं ज़िला परिषद। कई सारे हमारे ब्लॉक्स मिलके बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ज़िला परिषद। ये बेसिकली टॉप टियर है जिसका पॉलिटिकल हेड चेयरपर्सन होगा। एंड ये जितने भी MLAs होते हैं, MPs होते हैं, इसके अंदर ही आते हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्बन लेवल पे, जिसमें जो हमारे टाउन्स होते हैं, जो कस्बे होते हैं, जो ज़्यादा बड़े वो नहीं होते जो एरियाज़, उधर म्यूनिसिपैलिटीज़ वर्क करती है जिसका हेड हमारा म्यूनिसिपल चेयरपर्सन होते हैं। एंड जो थोड़ी बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है उधर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस रन करती है जिसका हेड हमारा मेयर होता है। नाउ कंक्लूजन क्या निकला, दैट ये जो हमारे टेस्ट किए गए थे लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी, सेंटर स्टेट रिलेशन, ये हमारे सक्सेसफुल और लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट हुआ। लेकिन अभी भी दो चैलेंजेस हैं, दैट ग्राम सभा अभी भी रेगुलरली नहीं मिल रही है, पावर्स अभी भी फुली ट्रांसफर नहीं हुई है स्टेट से लोकल, और एक है दैट एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं है लोकल गवर्नमेंट के पास। तो एक हमारे ये भी हो गया दैट एडिक्वेट रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल टू द लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारे चैप्टर भी हो जाता है। मैंने ये भी आपको डिटेल में समझाया पूरा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड इसकी इन दोनों की जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।